पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सेंटर के अंदर कौमी असेंबली के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ये सारा जो सियासी खेल खेला जा रहा है, इस खेल के दौरान पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत हो चुकी है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। उसके अलावा कुछ दीगर तफसीलात हैं सहाफ़ियों के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से, इस हुकूमत के दौरान सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अमाद यूसुफ साहब ARY न्यूज चैनल के हेड हैं। उनके ऊपर जिस किस्म की दफात लगाई गई हैं, जिस किस्म के मुकदमात कायम किए गए हैं और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने जा रही है हुकूमत और उनको अदालतों में बुलाया जा रहा है और जितनी तेजी से उनके मुकदमात चल रहे हैं, इस हवाले से ट्विटर पे वो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमाद यूसुफ साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो दिफात लगाई गई हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। इनके नतीजे में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से, PFUJ की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि आजादी राय के चैंपियंस जो हैं, जो पिछले पहले कहते होते थे कि खान साहब के दौर में सहाफियों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, इस दौर में ये हुकूमत जो ये 13-14 जमातों की जमहूरियत है, ये कर रही क्या है। मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी सहाफी के खिलाफ ऐसी फर्द जुर्म आयद हो रही है जिसमें सजाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है। ये है जनाब, जिसमें सजाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है। थोड़ा सा आगे आपको पढ़ के सुनाऊंगा। साफी दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में पहली मर्तबा टीवी चैनल पर किसी मेहमान के तजिए को बुनियाद बनाकर एक सहाफी के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद जैसी फर्द जुर्म का आगाज तो अमाद यूसुफ से हो रहा है, लेकिन इसके बाद मुझ और आप समेत कोई सहाफी, एंकर, न्यूज एंकर, कंट्रोलर न्यूज, डायरेक्टर न्यूज भी इस तरह के मुकदमे में नाकर्दा गुनाह की सजा का मुस्तहिक करार दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या? अमाद यूसुफ साहब उस चैनल के हेड हैं जहां पे शहबाज गिल साहब ने बात की थी ARY पे, वो सारा जो मुकदमा हुआ था आपको याद ही होगा। अब ना इन्होंने उस बहस में हिस्सा लिया, ना इन्होंने कुछ कहा। एक मेहमान की बात पे चैनल का जो न्यूज हेड है उसके ऊपर इस तरह का मुकदमा कायम किया गया है जिसमें उनको सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आजादी राय की क्या सिचुएशन है और सहाफी कितने महफूज हैं। एनीवे, ये बड़ा जरूरी था कि शुरू में ये चीज मैं आपसे शेयर करूं। अब पंजाब पे मैं आता हूं। पंजाब के अंदर नहीं हो सका इत्तेफाक, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो कमेटी बैठी थी उस पर भी नामों पे इत्तेफाक नहीं हो सका कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। और अब ये फैसला पता कौन करेगा? जी हाँ जी, आपके मेरे पूरी कौम के पसंदीदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और इलेक्शन कमीशन अब ये फैसला करेगा। वही इलेक्शन कमीशन जिससे ये सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जिसने कि जनाब हम 7 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते। सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसका जो मजाक हुआ है पाकिस्तान की कौम के साथ, ये भी इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया। बाकी जिस तरीके से वफाक के अंदर इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जितनी तेजी से उनको आगे से डी नोटिफाई कर रहा है, उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये सारी जो, और एक लंबी फहरिस्त है जो मैं इलेक्शन कमीशन के कारनामों की आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन अब फैसला करेगा कि पंजाब के अंदर कौन होगा निगरान वज़ीर आला, और ये फैसला मेरिट के ऊपर होगा और मेरिट के ऐन मुताबिक होगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब वहां पे वो कौन लग सकता है, मैंने तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि किसी सहाफी का नाम भी आया हुआ है, दीगर लोगों के भी ये नाम आए हुए हैं, तो अब देखते हैं वो किसको लगाते हैं। लेकिन फैसला वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब करेंगे और वो जो फैसला होगा उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। जिस तरह भी सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए हैं साफ और शफाफ, उस तरह के साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। ये जो बल्दियाती इंतखाबात थे सिंध के, ये एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड था। ये किसी को पैगाम देना मकसूद हो सकता है कि देखें जनाब, थोड़ी सी हम बड़े जरखेज हैं, थोड़ी सी हम पे आबियारी की जाए, थोड़ा सा हम पे पानी डाला जाए तो हम बड़े ही जो है ना, ये जरखेज जमीन में है हम, और हम बड़े जरखेज पौधे, हम पे फूल भी आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने देखे वहां पे अगर अपना मेयर बना लिया है तो वफाक में भी वो अपनी हुकूमत
بنا لے گی اسی طریقے سے. تو اب دیکھتے ہیں کس کی حکومت بنتی ہے. پر اینی وے پنجاب کے اندر اب نگراں وزیر اعلیٰ کا نام فائنل کریں گے الیکشن کمیشن, اور وہ جو نام ہوگا وہ آ کے پھر انتخاب کروائے گا. اور وہ نام کس کا ہو سکتا ہے؟ مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ فیورٹ ہیں, کیونکہ وہ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور زرداری صاحب جو ہے وہ اگلی حکومت کے اندر ان کا اپنا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا, ان کی جماعت کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا. یہ وہ ہوتے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں, جو منصوبے ہوتے ہیں, جو لوگ اپنے ذہنوں میں بناتے ہیں. اب یہ ہو سکے گا, یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن محسن نقوی صاحب کا جس دن سے نام آیا تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے فیورٹ ہے. پر اب ہوتا یہ تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کرنا ہے میرٹ کے اوپر, تو کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں, جس کو بھی وہ میرٹ پہ سمجھیں گے اس کو وہ کر دیں گے. اچھا, دوسری چیز, پنجاب میں تو میرٹ طے ہو گیا, اور اب وفاق میں بھی میرٹ طے ہونا ہے. وفاق میں بھی ساری جنگ ہی میرٹ کی ہے. پچھلے دور میں میرٹ نہیں تھا, اس دور میں اب میرٹ کی جنگ ہے. میرٹ کی جنگ یہ ہے, یہ جو استعفے منظور کیے جا رہے ہیں یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس سے جو ہے وہ حکومت بچ جائے گی یا آئینی بحران کم ہو جائے گا؟ نہیں 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 نہیں, ایسی بات ہی نہیں ہے. جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پتا ہے کہ جناب اب جانا ہے آپ نے انتخابات کی طرف. آج نہیں تو 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, جب بھی جانا ہے, جانا تو ہے نا. چاہے نگراں سیٹ اپ کو آپ طول دیں, جو مرضی کریں, آپ کو انتخابات کی طرف جانا ہے قومی سطح پہ, وفاق پہ. اس لیے کہ اس وقت 66% آف پاکستان جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے پاکستان اسمبلی کے اندر, اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اس لیے کہ پنجاب جا چکا, کے پی کے اسمبلی جا چکی, اتنے زیادہ استعفے, 70 سے زیادہ استعفے منظور ہو چکے, وہ سب کچھ ہو چکا. تو اٹ مینس کہ پاکستان کا 60% سے زیادہ جو آبادی کا حصہ ہے اس کا کوئی نمائندہ اس وقت کسی بھی ایوان میں موجود نہیں ہے. جو 60% ایوان ہے اس میں پنجاب بھی, کے پی کے, اور جس طرح میں نے سینٹر کا ذکر کیا. اینی وے, اب یہ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو بچایا جائے. جی ہاں جی, راجہ ریاض کو بچایا جائے. کیوں بچایا جائے؟ اس لیے کہ راجہ ریاض صاحب اور حکومت مل کے, کیونکہ وہ آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے پھر وہ نگراں سیٹ اپ لگائے گی. پھر وہ جس طرح چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کے اندر ایک میرٹ کے اوپر بندہ لگائیں گے نگراں وزیر اعلیٰ, تو وہ یہ لوگ مل کے پھر سینٹر کے اندر میرٹ کے اوپر ایک نگراں سیٹ اپ لگائیں گے. اور اسی وجہ سے ان کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں. اور آج پی ٹی آئی کے باقی لوگ, اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ قومی اسمبلی میں گئے اور راجہ پرویز اشرف صاحب ان سے ملے ہی نہیں, اسپیکر صاحب, کہ جناب وہ گئے ادھر, ان کا جی ہم آئے ہیں, ہمارے استعفے منظور کرو, سب کے منظور کر لو, تو ان سے وہ ملے نہیں. تو بنیادی طور پہ یہ کرنا یہ ہے کہ راجہ ریاض کو محفوظ رکھنا ہے. جس طرح راجہ ریاض کے ساتھ مل کے وہاں پہ قوانین میں تبدیلی کی گئی, جس طرح راجہ ریاض کے ساتھ مل کے چیئرمین نیب لایا گیا, اور اس چیئرمین نیب نے اور اس نیب نے اور پھر جو نیب کے قوانین میں جو کچھ ہوا, عدالتوں سے جو کیس واپس آئے, وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اچیو کرنی ہے سینٹر کے اندر, جس کی وجہ سے وہاں پہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں. پر یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ سب آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اچھا, ایک چیز اور بھی میں نے ایڈ کری, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ شخصیات ہیں وہ پارٹیوں کے اندر وہی کیوں عہدوں پہ ہوتی ہیں؟ اگر حکومت آئے گی پیپلز پارٹی کے تو چند بندے ہیں وہی سامنے آپ کو نظر آئیں گے, کسی اور جماعت کی آئے گی تو چند بندے وہی سامنے آئیں گے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب اعتزاز احسن کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیا اعتزاز احسن اسپیکر ہوتا تو وہ یہ کرتا؟ اعتزاز احسن کیا کسی کے کہنے پہ یہ کرتا کہ اپنی عزت کو ایسے داؤ پہ لگاتا کہ 2 مہینے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں, کتنے مہینے سے, کہ جناب آئین اور قانون اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں بغیر ملے ہوئے کسی کا استعفیٰ منظور کروں. لیکن پھر جس کانفیڈنس سے انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں, اور جس کانفیڈنس سے ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا, اس کی کوئی نظیر ملتی ہے آپ کو کہیں پہ؟ اتنا کانفیڈنس, آپ کو پتا نا کانفیڈنس ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم سخت ورڈ کوئی نہیں یوز کرتے, اس لیے کہ کانفیڈنس وہ ہم اکثر یوز کر لیتے ہیں. تو بڑے کانفیڈنس سے جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا کسی اور نے کرنا تھا؟ اس لیے یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کو بار بار لگایا جاتا ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں, یہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ چلتی ہیں. لیڈرشپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ادھر میں نے اعتزاز احسن کو لگا دیا تو اس نے تو میری مرضی نہیں کرنی, اگر ادھر میں نے کسی اور کو لگا دیا تو اس نے تو میری نہیں سننی, ادھر میں نے کسی ایسے بندے کو لگا دیا جو آگے سے مجھے یہ کہہ دے کہ سر آئین اور قانون کی اس کی اجازت نہیں دیتا, تو ایسے کسی بندے کو یہ نظام اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس کو اسپیکر لگایا جائے یا کسی اور جگہ پہ لگایا جائے. اسی وجہ سے یہی راجہ پرویز صاحب جناب پہلے وزیر اعظم بنے. کب وزیر اعظم بنے؟ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے
सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी उन्होंने खत लिखने से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड को हुकूमत को खत नहीं लिखा कि जो सदर जरदारी थे उस वक्त, उनके जो वहां पे मुबैना डॉलर अकाउंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर तहकीकात की जाए, पता चलाया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट कह कह के मर गई, पर उधर गिलानी साहब ने खत नहीं लिखा। उन्होंने कहा मुझे आइन और कानून इजाजत नहीं देता, और आइन और कानून इनकी नजर में क्या है वो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि जो भी लीडरशिप कहेगी वो इन्होंने करना है। तो वैसे नहीं इन लोगों को बार बार लाया जाता सामने कि जिस तरह क्यों जिद होती है कि इन्हीं लोगों को बनाना है, कि जो उसी यूसुफ रजा गिलानी साहब को फिर सेनेट में लाया गया, फिर उसको चेयरमैन सेनेट बनाने की भी कोशिश की गई। फिर अब यही राजा परवेज साहब, जब उस वक्त गिलानी साहब फारिग हुए तो इन्हें अदालत में, फिर राजा साहब आ गए। अब उसी राजा को दोबारा जनाब स्पीकर बना दिया। क्या पार्टी के अंदर वो और कोई बंदा नहीं है? नहीं, और होगा, पर वो इस तरह नहीं कर सकेगा कि जो पार्टी की लीडरशिप कहेगी उसके कहने पे उसने करना है। आइन और कानून जनाब वो जाए भाड़ में, जो पार्टी लीडरशिप कहेगी वो हम करेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह के लोगों को लगाया जाए, और यही लोग फिर रिसाइकल होकर घूम फिर के आपको नजर आते हैं कि कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है जो समझने वाली चीज है कि क्यों इन लोगों को बार बार आप सामने देखते हैं। अच्छा, आखिर में एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज फैसलाबाद से किसी ने मेरे साथ शेयर किया, ये पाकिस्तान जो हौजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनकी जानिब से मेरे साथ कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए गए, और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और उस कैटेगरीज में जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ जो अपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके उन्होंने मुझे फिगर्स भेजे। बड़े कॉम्प्लिकेटेड और बड़े लंबे फिगर्स हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें पीसीजीए जो ये है, पीसीजीए ऑर्गेनाइजेशन, एप्टमा, वही एप्टमा जो मिल्स वालों की पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, जिन्होंने पिछले दिनों अमेरिकी सफारत खाने को खत लिखा कि खुदारा हमारी हुकूमत को पैसे दे दो, डॉलर दे दो, हमारे पास पैसे हैं, इनके पास डॉलर नहीं है, एलसियां नहीं खुल रही हैं। ताजर पैसे लेके बैठे हुए, लेकिन वो जो पैसा डॉलर में कन्वर्ट करना है, हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जिनेवा से 10 अरब आ गया, सऊदी अरब से 15 अरब आ गया, लेकिन 5,000 की एलसी नहीं खुल रही। उस दिन जो गवर्नर स्टेट बैंक के साथ जो वहां पे ताजरों की, बड़े सनतकारों की एक मीटिंग थी, उसमें जो कुछ हुआ, जो कुछ चीजें सामने आई, उसकी नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। एनीवे, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं इनके थोड़े से नाम ले देता हूँ। पीसीजीए, एप्टमा, पीएचएमए, पीआरजीएमईए, पीटीए, बहुत सारी हैं ये। इन सब की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी हुई है। जब से ये हुकूमत आई है उन सब की एक्सपोर्ट्स में कमी आई, और ये कई $100 मिलियन की कमी बनती है। बहुत सारे इसमें फिगर्स हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको अगर सिर्फ एक मंथ के फिगर सुना दूं, एक्सपोर्ट, ये सिर्फ मैं निटेड, ये बहुत सारी तंजीमें के जो मैंने नाम लिए ना, उसमें सिर्फ मैं एक का बता रहा हूं, जो निटेड, जो एक्सपोर्ट ऑफ निटेड गारमेंट्स, वो जो डिफरेंट गारमेंट्स एक्सपोर्ट होती है ना, सिर्फ उसमें जो सिली हुई गारमेंट्स हैं, अगर आप उनकी एक्सपोर्ट की बात करें तो मंथ ऑफ दिसंबर 2022 में ये एक्सपोर्ट्स हुई हैं $353 मिलियन की, $353 मिलियन की, 350 मिलियन तकरीबन $, की इस दिसंबर 2022 में हुई। लेकिन यही एक्सपोर्ट अगर आप देखें दिसंबर 2021 में, उस वक्त ये $400 मिलियन से ज्यादा हुई थी। और ये मैंने सिर्फ एक बताया, इसमें कितने हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं, कोई इसमें 10 से ज्यादा है, उसमें से सिर्फ मैंने एक बताया। और एक की जो एक है, ये जो इंडस्ट्री का हिस्सा जो सिर्फ निटवेयर वाला है, उसके सिर्फ एक महीने में $50 मिलियन, वो मुल्क जहां पे $5,000 की एलसी नहीं खुली, कमी आई है एक्सपोर्ट की 50 मिलियन सिर्फ एक महीने की, दिसंबर के महीने की। उसकी मतलब दिसंबर 2021 में 400 से ज्यादा मिलियन थे, और इस दफा 350 जो है मिलियन डॉलर की हुई है। तो बाकी सब का आप खुद अंदाजा लगा लें, ये सिर्फ एक महीने के मैंने बताया। तो इस तरह हर किसी की एक्सपोर्ट में ओवरऑल कमी आई है, मुल्क में जो डॉलर आए हैं वो कमी आई है, और उसका नतीजा क्या है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है, और मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। रोज आप देखते होंगे कि जिस तरह महंगाई हो रही है, लेकिन बड़ा इशू इस वक्त ये है कि मेरे और आप जैसा आम बंदा तो चलें ठीक है, वो रो रहा है कि यार हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अरब खरबपति जो पाकिस्तान के कारोबारी शख्सियात हैं, जिनके बैंकों में
खरबों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो खरब रुपया बिल्कुल ऐसे ही यूजलेस है जैसे ये पेपर यूजलेस है, क्योंकि वो उस डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उससे वो $5,000 नहीं मिल रहे, स्टेट बैंक में रिश्वतें दी जा रही हैं। ये सारी चीजें गवर्नर के सामने उस दिन इजलास के अंदर ताजरों ने कही हैं। पर ये है जनाब इस वक्त मुल्क की मईशत की हालत, और अभी तक ना IMF की तरफ से कुछ आया है, और ये आपको ये बता रहे हैं कि जनाब मईशत संभल गई है, 15 अरब सऊदी अरब से आ गया है, 10 अरब उधर से आ गया। इनको कहीं बता दें, दिखा दें कि $1 भी कहीं से आया हो। और दिन ब दिन मईशत जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है, और ये वही सूरत हाल है जिसके हवाले से पिछली इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने उस वक्त ब्रीफिंग दिलवाई थी कि अगर ये हुकूमत गिराई गई तो फिर पाकिस्तान के साथ वो होगा, उसकी मईशत के साथ वो होगा कि पाकिस्तान की हर चीज जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब आप खुद देख लें, क्या पाकिस्तान की इज्जत सलामत है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सलामत है इस वक्त, क्या पाकिस्तान का दिफा सलामत है, हर चीज में। इवन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब जो फॉरेन आपके मिशन हैं, जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको तनख्वाहें देने के लिए डॉलर्स नहीं है। तो ये ऐसी सूरत में कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मसाइल में अगले आने वाले दिनों में ये हुकूमत किसी किस्म की कमी ला सकेगी, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद ही बता दें। लेकिन ये सब चीजों के अंदर हो रहा क्या है, ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो तो आपके सामने और मेरे सामने है। लेकिन पंजाब के अंदर निगरां वज़ीर आला का इंतखाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, और सेंटर के अंदर भी राजा रियाज साहब की कुर्सी महफूज रहेगी अपोजिशन लीडर की, और इस तरीके से मुल्क को चलाया जाएगा और इस तरीके से मुल्क को बहरान से निकाला जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।